कक्षा 12वीं बा के प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको शुभ संध्या। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बेहतर होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। संकट के इस समय में जब संपूर्ण देश बड़ी ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ वर्तमान परिस्थितियों का सामना कर रहा है, तो उसमें हमसे भी जो अपेक्षित है उस योगदान को हमें करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ऐसे ही आपसे भी मैं अपेक्षा रखता हूँ। आपका योगदान सिर्फ 2 मायनों में महत्वपूर्ण है। नंबर 1, सारा समय अपने घर पर बिताएं, अपने माता पिता के साथ बिताएं और अनावश्यक एक भी पल के लिए बाहर मत निकलें। दूसरा योगदान ये कि आप अपने घर में, जैसा कि आप अब बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो आप अपने घर में अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई को लेकर के दें। मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बोर्ड क्वेश्चन पेपर आप जैसे चैप्टर नंबर 1 से आज तक जितने बोर्ड क्वेश्चन पेपर हुए आए हैं उन सब को बेटा पढ़िए, उन सब पर अपना ध्यान दीजिए और उनको भी समय रहते सॉल्व करिए। आपको पता होगा कि पिछली बार परीक्षा का प्रारूप बदला है, मतलब अब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो हमें किसी भी दशा में अपने आप को कमज़ोर करके नहीं चलना है। हमारी कमांड दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, जितनी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। इतिहास एक बृहद विषय है और इसका परीक्षा का प्रारूप भी भिन्न है, ठीक है ना। यहाँ आपको मैं चर्चा कर दूं कि 20 प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे, 20 प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे। इसके बाद 3-3 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चंस आएंगे। 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चंस आएंगे, 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चंस आएंगे। फिर 6-6 नंबर के 3 पैसेज आएंगे, 6-6 नंबर के 3 पैसेज के क्वेश्चन आएंगे और अंत में 6 नंबर का मैप आएगा। अल्टीमेटली फाइनली 6 नंबर का मैप, ये आपके 80 नंबर का पूर्णांक है। तो हमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रारूप हमको कमज़ोर करके नहीं चलना है, ठीक है ना। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, सर कैसे और अच्छा करें इसको, और आप पढ़ते रहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में चहुंदड़ों को देखा था कि कैसे चहुंदड़ों एक बहुत अच्छा सेंटर बन गया बीड इंडस्ट्री का, ठीक है ना। और आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग इस हेडिंग को एनालिसिस कर रहे हैं कि आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई सेंटर प्रोडक्ट, ये जो पर्टिकुलर साइट है ये किसी अच्छे प्रोडक्शन का सेंटर रही होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए रॉ मटेरियल, ठीक है ना, इक्विपमेंट्स और मतलब जो मशीनरी है उसका मतलब वो अगर उसकी अवेलेबिलिटी मिलती है तो हम वहाँ पर एक कंफर्म कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई एक बड़ा सेंटर रहा होगा। यही लिखा है इसमें कि in order to identify centers of craft production, archaeologists usually look for the following: raw material number 1 such as stone needles, whole cells, copper ore, tools, है ना। सबसे पहले तो वहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा। दूसरा, रॉ मटेरियल में भी क्या क्या मिल सकता है, तो स्टोन न्यूडल्स मिल सकता है, ठीक है ना, होल सेल्स मिल सकता है, कॉपर ओर मिल सकता है। और क्या मिलेगा, टूल्स में अगर देखा जाए कुछ टूल्स भी मिल सकते हैं आपको छोटे छोटे। फिर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे भी मतलब चीज़ें मिलेंगी जो बनने की अवस्था में थी लेकिन वो फिनिश नहीं हो पाई, जो बनाई जा रही थी लेकिन किसी कारणवश वो छूट गई। आधी बनी हुई चीज़ें भी तमाम मिलेंगी, ओके। अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, देन रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल। और क्या मिलेगा बेटा, खराब मटेरियल जो है, जो काम करने के बाद जो कतरन वतरन बचती है, जो रॉ मटेरियल वेस्ट मटेरियल बचता है वो भी मिल सकता है।
इनफैक्ट वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंट इफ द सेल ऑफ स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट्स देन पीसेज ऑफ दोज मटेरियल्स विल बी डिस्कार्टेड एज वेस्ट एज द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। अक्सर देखते हैं कि जैसे कोई भी एक किसी दुकान चले जाइए तो वहाँ बड़ा वेस्ट मटेरियल आसपास पड़ा मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई फैक्ट्री चले जाइए वहाँ वेस्ट मटेरियल बहुत मिल जाता है, तो वेस्ट मटेरियल से ही आइडेंटिफिकेशन होता है कि यहाँ पर इस चीज़ की दुकान थी। समटाइम्स लार्जर वेस्ट पीसेज वर यूज्ड अप टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी बड़े बड़े लार्ज वैसे ये चैप्टर ये पैराग्राफ मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा, बट मिनिस्कूल माइनस्कूल बिट्स वर यूजली लेफ्ट इन द वर्क एरिया, ठीक है ना। कभी कभी बड़े बड़े पार्ट को वेस्ट मटेरियल का जो बड़ा पार्ट है उसको तो हटा लिया जाता था, लेकिन छोटा छोटा रॉ मटेरियल वेस्ट मटेरियल बहुत पड़ा रहता है। दीज ट्रेसेस सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेसिफाइक स्पेशलाइज्ड सेंटर क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। और ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि ये सब चीज़ें जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था ये सिर्फ छोटे शहर जैसे चाउंदड़ो वगैरह में, लोथल वगैरह में ही नहीं होता था, बल्कि बड़े शहर जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो थे वहाँ भी ये कंडक्ट किया जाता था। देन पॉइंट नंबर 6 है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स, ठीक है ना। अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजी हुआ करती थी फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी थी। As is obvious, a variety of materials was used for craft production. Obvious, a variety of material was used for craft production, while some such as clay were locally available. ठीक है ना, कुछ चीज़ें जो बाहर से मंगाई जाती थी, कुछ चीज़ें लोकल लेवल पर अवेलेबल होती थी। मैनी सच एज स्टोन, टिम्बर एंड मेटल हैड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड, और हमें मैनेज करना पड़ता था कहाँ से, आउटसाइड से। कौन कौन सी चीज़ें, टिम्बर, स्टोन, मेटल, 3 चीज़ें हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी यूजली। एंड एलिवल प्लेन, ठीक है ना, फ्रॉम आउटसाइड द एलिवल प्लेन। अच्छा, ये तीनों चीज़ें ज़्यादा कहाँ मिलती हैं, टिम्बर, स्टोन और मेटल, ये कहाँ ज़्यादा मिलेगा, ये आपका ऐसे मैदान जो दोमट मिट्टी के बने हैं, ठीक है ना। एलिवल प्लेन जैसे गंगा और यमुना का मैदान, जैसे ब्रह्मपुत्रा का मैदान, यहाँ से मिलेगा। टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट सजेस्ट दैट दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। अंडरलाइन, वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन। टेराकोटा, टेराकोटा मैं फिर बता दूं, पकी हुई मिट्टी के खिलौने। टेराकोटा का सामान्य मतलब होता है पकी हुई मिट्टी। तो ऐसे खिलौने जो पहले कच्ची मिट्टी के बनाए जाते हैं, बाद में उनको आग में पका दिया जाता है, या ऐसे बर्तन जो पहले कच्ची मिट्टी से बनाए जाते हैं, बाद में उनको आग में पका दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे अब भी मटका वगैरह गांव में मिलते हैं, तो उनको बेटा टेराकोटा टॉय बोलते हैं। तो टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट सजेस्ट दैट दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना। टेराकोटा टॉय मॉडल है जो बुलक कार्ट का, जो बैलगाड़ी का, एक देखिए इसमें शायद दिया भी होगा, मैं आपको लास्ट में दिखाना चाहूँगा अगर विजिबल है। ये देखिए, ये टेराकोटा बुलक कार्ट है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, एट द वेरी लास्ट पेज, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 पर ये टेराकोटा बुलक कार्ट है, ठीक है ना। एक बैलगाड़ी का छोटा सा बुलक कार्ट का टॉय है, इसको दिखाया गया है। तो इस चीज़ से आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया है कि टेराकोटा बुलक कार्ट जो है वो उस समय ट्रांसपोर्टेशन का, एक जगह से आने जाने का दूसरी जगह तक बहुत अच्छा साधन रही होगी, ठीक है ना। तो हम लोग इसी चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं। गुड, ओके। Strategy for procuring materials. As an obvious, a variety of material was used for craft production, while some such as clay were locally available. Many such as stone, timber, metal had to be procured from outside of the alluvial plain. Terracotta toy models of bullock carts suggest that this was one of the important means of transporting goods and people across the routes. Riverine routes along the Indus and its tributaries, as well as the coastal routes, were also probably used. और ट्रेड एंड कॉमर्स का पर्पस से, या आने जाने के पर्पस से, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस से, देखिए एक तो था ज़मीन से ज़मीन,
मतलब लैंड टू लैंड ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है ज़मीन से, सॉरी, पानी से पानी, जैसे रिवर से, रिवर के माध्यम से निकलना या सी के माध्यम से ट्रेड एंड कॉमर्स करना। तो ट्रांसपोर्टेशन तीन तरह का होता है, यू ऑल नो। एरियल ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड रिवराइन ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। तो उनमें से एयर ट्रांसपोर्टेशन का तो यूज़ नहीं, लेकिन लैंड ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन उस समय भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता था। नाउ 6.1 materials from the subcontinent and beyond. The Harappans procured materials for the craft production in various ways. बहुत सारे डिफरेंट वेज से जो हड़प्पा के लोग थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, वो मटेरियल को प्रोक्योर करते थे, मंगाते थे। फॉर इंस्टेंट दे इस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट सच एज नागेश्वर। अगेन अंडरलाइन, नागेश्वर गुजरात में है। नागेश्वर ये अब मैप में आ सकता है आपके कि वेयर इज नागेश्वर लोकेटेड, तो आपको पता होना चाहिए नागेश्वर की जो साइट है वो गुजरात में है, ठीक है ना। तो दे इस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट। बालाकोट कहाँ है बेटा? बालाकोट भी गुजरात के नीचे है, गुजरात के नीचे उस दिन हमने देखा था। हाँ, बालाकोट, हमें पेज नंबर 2 के मैप पर जाना होगा। ये देखिए बेटा, बालाकोट है, ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है, ठीक है ना। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है, और गुजरात में देखिए ये नागेश्वर है, और ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में गुजरात के उत्तर पूर्व की ओर, सॉरी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट की ओर बालाकोट पड़ता है, ठीक है ना। तो बालाकोट ये इस समय वहीं बॉर्डर पर है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर। तो ये बालाकोट भी एक फेमस इंडस वैली साइट है, ठीक है ना, एक जगह है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो सेंटर जैसे नागेश्वर और बालाकोट, जिनकी चर्चा अभी हम आप कर रहे हैं। तो द हड़प्पन प्रोड्यूस मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। फॉर इंस्टेंट दे इस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज वेयर सेल वाज अवेलेबल। अब देखिए, बालाकोट और नागेश्वर दोनों समुद्र के किनारे हैं, दोनों अरेबियन सी के किनारे हैं। यहाँ शेल, SHELL, ठीक है ना, जो मोती, जो शीप होता है, ठीक है ना, जिसका शंख बनता है, ये चीज़ आसानी से अवेलेबल है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने क्या किया कि वहाँ अपनी बस्तियाँ बना ली। एक बस्ती का नाम नागेश्वर रखा गया और दूसरे का नाम बालाकोट। अदर सच साइट्स वर सोर्तुघई। अंडरलाइन दिस पॉइंट, सोर्तुघई। सोर्तुघई कहाँ है बेटा? सोर्तुघई दूर अफगानिस्तान में है, ठीक है ना। सोर्तुघई कहाँ की साइट है? अफगानिस्तान की। नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लाजुली। अब ये क्या है? ये एक पत्थर है। लैपिस लाजुली क्या है? एक टाइप का पत्थर है। तो सोर्तुघई जो अफगानिस्तान में है, वहाँ से लैपिस लाजुली बहुत मिलता था। अब ब्लू स्टोन दैट वाज अपेरेंटली वेरी हाईली वैल्यूड, जो बड़ा महंगा होता था। एंड लोथल विच वाज नियर सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन। अंडरलाइन अगेन, कार्नेलियन क्या था? जो लोथल जो जगह है गुजरात में, लोथल नामक जगह के पास में ही कार्नेलियन भी एक टाइप का पत्थर है, उसका बहुत अच्छा सोर्स था। फ्रॉम भरूच इन गुजरात, ठीक है ना। भरूच, भरूच भी एक पुराना बंदरगाह है, ठीक है ना। हाँ, लोथल की जगह पर ही बाद में भरूच डेवलप हुआ गुजरात में। देन स्टेटाइट, ठीक है ना। और स्टेटाइट कहाँ से मिलता था? फ्रॉम साउथ राजस्थान, राजस्थान से, राजस्थान के साउदर्न सदर्न पार्ट से, मतलब वही राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर की ओर से ही आपको स्टेटाइट मिलता था। एंड नॉर्थ गुजरात, है ना, और उत्तरी गुजरात से भी मिलता था। एंड मेटल, और मेटल कहाँ से मिलता है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में? राजस्थान। अब देखिए, मेन सेंटर्स तो हो गए थोड़ी देर के लिए, मानिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, लेकिन जो और दूसरे सेंटर्स हैं, छोटे छोटे सेंटर हैं, लाइक लोथल हुआ, लाइक कालीबंगा हुआ, लाइक बालाकोट हुआ, लाइक सोतुगुई हुआ, लाइक नागेश्वर हुआ, इन सबको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बसाया। क्यों? क्योंकि इन्हीं के किनारे किनारे उनको बेटा रॉ मटेरियल मिला, ठीक है ना। जहाँ मिलता गया वहीं एक बस्ती बसाते गए वो, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो स्टेटाइट फ्रॉम साउथ गुजरात एंड नॉर्थ गुजरात, ठीक है ना, एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान। अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल्स। देखो, पहली स्ट्रेटजी क्या है? जहाँ से रॉ मटेरियल मिले वहीं पर आप अपना एक सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर दीजिए, वहीं एक बस्ती बसा दो।
ठीक है ना। अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल्स मे हैव बीन सेंड एक्सपेडिशन टू एरियाज सच एज खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। ठीक है ना। अब क्या है, अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल्स मे हैव बीन टू सेंड एक्सपेडिशंस, है ना, खुदाई के लिए लोगों को भेजा जाता था। दूसरा क्या है, जैसे खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है बेटा, राजस्थान में है। किसके लिए फेमस है, वहाँ पर एक कॉपर की माइन है, का तांबे की खदानों के लिए फेमस है खेतड़ी। और कर्नाटक में आपने सुना होगा हट्टी, हट्टी हट्टी जगह का नाम सुना है, गोल्ड माइन है कर्नाटक में, ठीक है ना। और कोलार, कोलार भी क्या है, गोल्ड माइन है। तो इन जगहों से सोना निकलता है, ठीक है ना। तो कर्नाटक साउथ इंडिया में है और आपका खेतड़ी राजस्थान में है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रॉ मटेरियल पाने के लिए एक्सपेडिशन भेजते थे, लोगों को भेजते थे, जा करके वो लोग कवर करते थे उसको, ठीक है ना, खुदाई करते थे, फिर वहाँ से लाद लाद के लोग सामान ले जाते थे, ठीक है ना। थर्ड थिंग क्या है, these expectations established communication with local communities. Occasional finds of Harappan artifacts such as statite microbeads in these areas are indicator of such contact. और कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होता था कि ऐसे जगहों पर जा कर के इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोकल लोगों से मिल जाते थे, मतलब मिलते थे, उनसे कांटेक्ट करते थे। और बहुत बार ऐसी चीज़ है कि बहुत जो रीजनल इफ़ेक्ट है वो बर्तनों पर, टॉयज़ पर, सील्स पर, बीड्स पर, ज्वेल इंडस्ट्री पर देखा गया है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बंगाल आ जाऊं तो बंगाल की कल्चर का असर धीरे धीरे मुझ पर होने लगेगा, खान पीन का, ठीक है ना, रहने सहने का, कपड़ा पहनने का, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो उस समय की कल्चर थी उस पर वो कभी कभी लोकल इम्पैक्ट की छाप पड़ती थी। सपोज दैट कोई एक ग्रुप आया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो खेतड़ी में बस गया, या बस नहीं गया, कुछ दिन के लिए आया, मान लीजिए माल लेने के लिए, तो वहाँ के लोकल लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें वो सीख करके जाते थे, जो एक्सपेरिमेंट वहाँ करते थे, ठीक है ना। और बाद में सिमिलरिटी के आधार पर ये माना जाता था कि हाँ ये लोग यहाँ गए होंगे, इसलिए यहाँ से ये चीज़ ये लोग सीख करके आए हैं अपने लिए, ठीक है ना बेटा। तो ये है with local communities. Occasional finds of Harappan artifacts such as statite microbeads in these areas are indicators of such contact. There is evidence of Khetari area for what archaeologists call the Ganeshwar जोधपुरा कल्चर। अंडरलाइन, अब ये एक नई लाइन आ गई, ठीक है ना। देयर इज एविडेंस इन खेतरी एरिया, ठीक है ना, खेतरी एरिया से जो एविडेंस मिले हैं, ठीक है ना, फॉर व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। जो साक्ष्य मिले हैं उसमें जो कल्चरल इम्पैक्ट है, उसकी जो कल्चरल वैल्यू है, उसको कहा गया है गणेश्वर जोधपुरा कल्चर विद इट्स डिस्टिंक्टिव नॉन हरप्पन पॉटरी। और वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, नॉन हरप्पन पॉटरी, ओके, फॉर आर्कियोलॉजिस्ट with its distinctive non-Harappan pottery and an unusual wealth of copper objects। और वहाँ से क्या मिला है, unusual wealth of copper objects, बहुत ज़्यादा unusual जो copper objects हैं वो मिले हैं, और non-Harappan pottery मिली है, बर्तन मिले हैं। It is possible that the inhabitants of this region supplied copper to the Harappans। ऐसा पॉसिबिलिटी मानी गई है कि यहाँ से हड़प्पन चीज़ों की सप्लाई होती रही होगी, हड़प्पन लोगों को यहाँ से चीज़ों की सप्लाई होती रही होगी, ठीक है ना। अब देखिए ये एक अनादर मैप आया, ठीक है ना, ये पेज नंबर यहाँ पर पेज नंबर आपका 13 में एक मैप दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मैप बेटा क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटम्परेरी जगहों पर, ठीक है ना, कंटम्परेरी सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटम्परेरी सिविलाइजेशन क्या है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, है ना। देन उसी को आप सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। और कौन है, ग्रीक सिविलाइजेशन है, ठीक है ना। तो अब उन देशों से भारत के कैसे संपर्क रहे हैं, अब ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए आपको इसमें मेसोपोटामिया का उरुक एंड उर के नाम दिख रहे होंगे, दिलमुन का नाम दिख रहा होगा, मगन भी है, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं।
अब हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा होता था, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ की हम चर्चा जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़िए। आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ सोशल ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, या इंडिविजुअल मैसेज करके, या गूगल ई क्लासरूम में मुझसे पूछ सकते हैं। आज का काम आप में से बहुत कम लोगों ने करके दिया है, उसको करके दीजिए। यही आपका होमवर्क है। जो मैंने 5 क्वेश्चंस आपको लिखने को दिए थे गूगल क्लासरूम के लिए, उनको आप करके सबमिट करिए जल्दी से। यही आपका होमवर्क है। अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड हेल्दी। कल हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का फॉरेन कांटेक्ट कैसा था, विदेशों से उनके कैसे संबंध थे, इस बात पर चर्चा करेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। गुड नाइट।